गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 में आपको एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। ये इसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में कृपाण यानी कटार तलवारों को साथ लेकर वे चलती थी और उनका जो खेल होता था उसमें सैन्य को घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये इनके प्रिय खेल थे। और इनको वीर शिवाजी की जो वीर गाथाएं हैं वह मुँह ज़बानी याद थी। फिर कुछ समय पश्चात इनका जो विवाह वो झांसी के राजा के साथ हुआ और यह झांसी में रानी बनकर आई। इसके बाद देखते हैं, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को दया भी नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पे क्या, उदित हुआ सौभाग्य, जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी बनी, उनके जो महल है उसमें बहुत खुशियाँ छा गई। महल के चारों ओर आनंद ही आनंद था, चारों ओर उजियाली छाई। किंतु कुछ समय बाद ही काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। धीरे धीरे मतलब जो समय था उसमें काली घटा घेर लाई, मतलब अंधकार छाने वाला था। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को यह दया नहीं आई। मतलब कुछ समय पश्चात ही काल गति मतलब जो झांसी के राजा थे वह मृत्यु को प्राप्त हो गए और जिस हाथों से वह तलवार चलाती थी उसमें चूड़ियां अब अच्छी नहीं लग रही थी। अब रानी क्या हो गई, विधवा हो गई। विधि मतलब समय को, विधाता को ये बिल्कुल भी दया नहीं आई कि अभी अभी तो रानी का श्रृंगार पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही राजा की मृत्यु हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। निसंतान जो झांसी की रानी थी और उनके कोई भी संतान नहीं हुई थी, रानी शोक समानी थी। रानी हर रोज मतलब हर समय शोक में रहती थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। अब जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो हर समय शोक में थी और बुंदेले हर बोलों के मुंह, ये जो कहानी है हम किसके मुंह से सुन रहे हैं, बुंदेलखंड की जो जाति है वो राजा महाराजों के यश का गान करती हैं, उन्हीं के मुंह से हम ये कहानी सुन रहे हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे इस पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, बुझा दीप झांसी का, जैसे ही झांसी के राजा की मृत्यु हो गई, अब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तब डलहौजी जो अंग्रेज का गवर्नर था वह मन ही मन खुश हो रहा था। अब उसे ये लग गया कि अब मैं झांसी के राज्य को हड़प सकता हूँ, उसे अपने राज्य में मिला सकता हूँ, ये बहुत अच्छा अवसर है। उसने फौरन दुर्ग पर सेना भेज दी और अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस थी, अब झांसी का कोई वारिस नहीं था, उस पर ब्रिटिश राज्य का अधिकार हो गया। अश्रुपूर्ण रानी कैसी थी, राजा के गम में रो रही थी। उसने देखा कि ये जो झांसी है वह वीरान हो चुकी है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। रानी ने क्या किया, रोते रोते देखा कि झांसी अब वीरान हो चुकी है, इसका कोई वारिस नहीं है, अंग्रेज इस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर फसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, यह
बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। क्या कह रहे हैं कि अब जो डलहौजी है अनुनय विनय नहीं सुनता है, मतलब किसी की प्रार्थना नहीं सुन रहा है। विकट फिरंगी की माया, इस अंग्रेजों की माया ही बड़ी विकट है। सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के इरादे से भारत में आई थी तब वह लोगों से दया चाह रही थी कि इस व्यापार को आगे बढ़ाओ। धीरे धीरे इसने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया और इसकी काया पलट हो गई। अब इसने राजाओं नवाबों को भी ठुकराना शुरू कर दिया और जो रानी लक्ष्मीबाई है इसको भी दासी बना दिया। लेकिन ये दासी दासी नहीं रहेगी, अब वह क्या बन गई, महारानी बन गई। किसकी, झांसी की रानी बन गई। क्यों, क्योंकि उसने अपने हाथों में तलवार और कृपाण अपने हाथों में उठा ली है। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर गया, बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था ब्रजनिपात। बांग्ले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने छीनी राजधानी, दिल्ली को भी छीन लिया, लखनऊ को भी अपने हाथों में कर लिया और बिठूर के जो पेशवा थे उनको अपनी कैद में रख लिया और नागपुर पर भी घात किया, नागपुर पर भी प्रहार करके उसे अपने अधीन कर। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सब पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पंजाब सिंध ब्रह्म पर भी इन्होंने फौजें भेजकर अपना अधिकार शुरू कर दिया। और यही कहानी बंगाल और मद्रास की भी थी, मतलब धीरे धीरे उसने पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमा दिया। और ये जो कहानी है बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लखा हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे जो कवित्री हैं वो क्या कह रही हैं कि रनिवासों में जो रानियां थी जो अपने महलों में रहकर रो रही थी। किस प्रकार, क्यों रो रही थी, क्योंकि उनके गहने और कपड़े कलकत्ता के बाजार में बिक रहे थे। बेगम गम में थी बेचार, बेगम भी अपने गम में बेचार हो रही थी। नवाब सरे आम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबारों में सरे आम छपते थे नीलामी के कागज। क्या कहते, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लखा हार। इन रानियों के 9 लखा हार कपड़े जेवर को सरे आम बाजार में नीलाम किया जाए। जो पर्दे की इज्जत थी, जो रानियां पर्दे में रहती थी, उनको देशी हाथों में बिकना पड़ रहा था। परदेशी हाथों में बिकना मतलब विदेशी लोगों के हाथों से बिकना पड़ रहा था। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जो रानियां अपने रनिवासों में बैठी बैठी रो रही थी और जो राजा अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे, इन सब की विषम वेदनाओं को बहुत आहत पहुंच रहा था, महलों का अपमान हो रहा था और वीर सैनिक भी अपने पुरखों के अभिमान को देख देखकर बहुत क्षतिग्रस्त हो रहे थे। इसीलिए जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने रणचंडी का प्रकट आह्वान कर दिया, मतलब युद्ध को ललकार दिया। कब? सन 1857 की क्रांति में उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और सबके मन में जो आज़ादी के प्रति जो
इच्छा जो सो गई थी उसको उन्होंने ज्योति के रूप में जगा दिया। किस प्रकार जगाया? युद्ध का प्रारंभ करके उन्होंने उस ज्योति को जगा दिया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने अपने युद्ध का आह्वान कर दिया और आह्वान के साथ ही उन्होंने क्या किया? महलों में भी आग लगा दी, झोपड़ियों में भी आग सुलगा दी और सबके अंतर मन में स्वतंत्रता की चिंगारी को बढ़ा दिया। इससे झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना चारों ओर आज़ादी की धूम मच गई और जबलपुर और कोल्हापुर में भी इस हलचल को उकसाना था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।